हमारे चैनल कैमो टॉक्स में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग स्क्रीन इफेक्टिवनेस, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल ऑपरेशन कोर्स का। तो इस वीडियो में हम उसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले डेरिवेशन करते हैं। सो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हर एक डेरिवेशन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें कंसिडर करने रहते हैं। अब इस डेरिवेशन में भी काफी सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम हर एक पैरामीटर को थियोरेटिकली नहीं लिख सकते। तो इसीलिए वो इजी हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, हर एक पैरामीटर को कुछ नंबर से या फिर कुछ अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम वही चीज करेंगे, अल्फाबेट्स जो हमारे डिफरेंट अल्फाबेट्स है वो कौन से पैरामीटर को डिनोट करते हैं वो देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अब मेरा कैपिटल ए जो है, ये दोनों मेरे मटेरियल्स है और उसमें से कैपिटल ए जो मेरा है वो ओवर साइज मटेरियल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ओवर साइज लिख रहा हूँ। एंड कैपिटल बी जो मेरा है वो अंडर साइज मटेरियल है, तो मैं यहाँ पे अंडर साइज लिख रहा हूँ। तो ये मैंने टोटल मेरे दो मटेरियल्स की बात करी। अब ऑब्वियस है कि हम एफिशिएंसी या फिर इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमें दो मेन पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। एक कि मेरा मटेरियल तो है, लेकिन वो कौन सी जगह पे कितनी अमाउंट में निकला। मीन्स की अगर स्क्रीन की बात करते हैं तो दो पैरामीटर्स आएंगे, एक अंडर फ्लो में कितना मटेरियल जाएगा और दूसरा ओवरफ्लो में कितना मटेरियल, प्लस हम कितना मटेरियल फीड में ले रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें फीड भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं तीन पैरामीटर्स ले रहा हूँ। एफ दैट स्टैंड्स फॉर फीड, राइट। कैपिटल डी विच स्टैंड्स फॉर ओवरफ्लो एंड कैपिटल बी दैट स्टैंड्स फॉर अंडरफ्लो। अब मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, लेकिन इन तीनों को कॉमनली अगर बोलना हो तो ये सारे मास फ्लो रेट्स है, तो मैं यहाँ पे मास फ्लो रेट्स लिख लूंगा, मास फ्लो रेट्स। और उसका यूनिट अगर देखते हैं दैट विल बी केजी पर आवर, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होगा। तो अगर मुझे इसको प्रोनाउंस करना है तो ऐसे हो जाएगा कि कैपिटल एफ दैट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ फीड, कैपिटल डी विल बी मास फ्लो रेट ऑफ ओवरफ्लो एंड डी विल बी मास फ्लो रेट ऑफ अंडरफ्लो। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट मास फ्रैक्शंस, तो मास फ्रैक्शंस मेरे होंगे ए के रिस्पेक्टिव एंड बी के रिस्पेक्टिव। सो सबसे पहले ए के रिस्पेक्टिव मास फ्रैक्शन देखते हैं, तो उसको सबसे पहले एक्स एफ से डिनोट करेंगे, एक्स डी से एंड एक्स बी से। ये तीन पैरामीटर इसलिए क्योंकि हमारा जो ओवर साइज है उसका फ्रैक्शन फीड में कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे एक्सएफ होगा, मतलब फीड में हमारे ओवर साइज का मास फ्रैक्शन, फिर हमारे ओवर साइज का मास फ्रैक्शन ओवरफ्लो में एक्स डी, तो यहाँ पे ओवरफ्लो आ जाएगा, और एक्स डी फीड का मास फ्रैक्शन अंडरफ्लो में, तो ये होगा अंडरफ्लो। और ये सारी चीजें जो है ये हमारे होंगे मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन और कौन सा मटेरियल है, तो ये मटेरियल ए के रिस्पेक्टिव है। अब बात करते हैं मटेरियल बी के रिस्पेक्टिव क्या हो जाएगा। तो हमें ये चीज पता है कि भाई हमारा मटेरियल ए का जो मास फ्रैक्शन होगा और मटेरियल बी का मास फ्रैक्शन होगा, दोनों का इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मटेरियल ए का मास फ्रैक्शन मुझे पता है, तो फिर मटेरियल बी का मास फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो यही चीज मुझे अप्लाई करनी है इस टर्म में, मतलब कि अगर मेरे फीड में ए का मास फ्रैक्शन एक्सएफ जितना है तो बी का मास फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस एक्सएफ जितना। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्सएफ, 1 माइनस एक्स डी एंड 1 माइनस एक्स बी। तो ये सेम पैरामीटर्स हैं, एफ स्टैंड्स फॉर फीड, डी स्टैंड्स फॉर ओवरफ्लो एंड बी स्टैंड्स फॉर अंडरफ्लो। तो ये हो गया अंडरफ्लो। और ये सारे मास फ्रैक्शंस है फॉर मटेरियल बी। तो मास फ्रैक्शंस फॉर बी हमने डिनोट कर लिया। अब इस इक्वेशन से ये जो सारे पैरामीटर्स है उसमें से हमें दो इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। वो दो इक्वेशन कौन कौन से है, तो भाई हमारे तीन पैरामीटर्स है, उसमें से पहला हमारा जो एक इक्वेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू डी बाय एफ एंड सेकंड विल बी इक्वल टू बी बाय एफ। ये दोनों इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने हैं और ये दोनों एक इंटरमीडिएट इक्वेशन है, इसको हम फाइनल इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो लेट्स सी हमें इंटरमीडिएट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कोई भी हम एफिशिएंसी वगैरह निकाल रहे हैं, राइट, और वो भी पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है और वो दोनों चीजें क्या होगी, हमारा मटेरियल बैलेंस, लेकिन दो अलग अलग तरह के मटेरियल बैलेंस। अब पहला जो मटेरियल बैलेंस होगा वो हमारा एक ओवरऑल मटेरियल बैलेंस होगा पूरी हमारी स्क्रीन के रिस्पेक्टिव। लेकिन सेकंड जो मटेरियल बैलेंस रहता है वो मटेरियल बैलेंस हमारा एक पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसके बेसिस पे होगा, मतलब कि आइदर मटेरियल ए के रिस्पेक्टिव या फिर मटेरियल बी के रिस्पेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले मटेरियल बैलेंस लिखते हैं और उसमें भी ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। तो ये हो जाएगा मेरा ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। और ओवरऑल मटेरियल बैलेंस हमें पता है कि भाई मैं जितना फीड इनपुट कर रहा हूँ
तो ये मैंने फिर इनपुट में लिख लिया। तो जो जितना इनपुट मेरा हो रहा है उतना ही मेरा आउटपुट होना चाहिए, और आउटपुट इन स्क्रीन क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो प्लस ओवरफ्लो को मैं मिला लेता हूं तो मेरा वो आउटपुट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ D प्लस B। तो ये मेरा एक ओवरऑल मटेरियल बैलेंस का इक्वेशन आता है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर लूंगा। तो ये मेरा इक्वेशन 1 होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हमें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के रिस्पेक्टिव भी बैलेंस करना पड़ता है, तो हम हम कंपोनेंट ए के रिस्पेक्टिव बैलेंस करते हैं। सो बैलेंस ओवर कंपोनेंट ए। आप चाहो तो बी के रिस्पेक्टिव में भी कर सकते हो, क्या चेंजेस हो गए मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। तो ये तो मेरा इक्वेशन रहेगा ही, लेकिन अगर मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मास फ्रैक्शन से, राइट। तो फीड में मेरे ए का मास फ्रैक्शन कितना है, तो एक्सएफ जितना है, ओवरफ्लो में एक्सडी और ये एक्सबी जितना है। तो फॉर्मूला सिंपल है, मुझे सिर्फ ये पैरामीटर्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि एफ के साथ एक्सएफ दैट इज इक्वल टू डी के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स डी एंड बी के साथ मल्टीप्लाई करना है एक्स बी। तो ये मेरा हो जाएगा बैलेंस कंपोनेंट ए के लिए, राइट। और इसको मैं डिनोट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 से। अब सेम चीज अगर मुझे अंडर साइज के लिए या फिर अंडर साइज मटेरियल बी के लिए करनी है, तो पैरामीटर्स में सिर्फ इतना चेंज होगा कि यहाँ पे एफ के बदले मैं ब्लू से डिनोट कर लेता हूँ। अगर बी के टर्म्स में जाते हैं तो एफ के बदले 1 माइनस एक्सएफ हो जाएगा, एक्स डी के बदले 1 माइनस एक्स डी हो जाएगा एंड एक्स बी के बदले 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, अगर हम बी के टर्म में आगे बात करते हैं तो अब मेरे ये दो इक्वेशंस तो रेडी हो चुके हैं। हम पूरा जो डेरिवेशन है वो ए के टर्म्स में ही करने वाला है। तो ये जो है वो रेफरेंस के लिए आपके, मैं फिलहाल वो चीज रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे और आप उससे कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है, हमें जो दो वैल्यूज निकालनी है ये वो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन 1 है उसमें जब हम फाइंड आउट करेंगे डी की वैल्यू, राइट। तो अगर मुझे कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो भी सीधी सी बात है, मैं ये बी को यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा डी इज इक्वल टू एफ माइनस बी वाला, राइट। ये फॉर्मूला मेरा हो जाएगा। और अगर अब मैं देखता हूं तो ये कैपिटल डी की वैल्यू मतलब f माइनस बी में इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूं। सो लेट्स सी कैसे इक्वेशन बनता है हमारा। तो ये f इंटू एक्सएफ तो है ही, अब डी की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो f माइनस बी तो आ गया, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में एक्स डी है प्लस बी इंटू एक्स बी, इतना हमारे पास है। अब मैं अगर ध्यान से देखा हूं तो मुझे दो ही पैरामीटर्स मिलेंगे, कैपिटल एफ और कैपिटल बी, राइट। तो इससे अगर मैं थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप्स करूंगा तो मुझे ये b बाई एफ वाली वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट्स सेपरेट f इंटू एक्स एफ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि f वाला जो टर्म है f इंटू एक्स डी वो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो माइनस f इंटू एक्स डी हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे b इंटू एक्स बी में पहले लिख रहा हूँ, ये माइनस फिर बाद में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये b इंटू एक्स बी माइनस b इंटू एक्स डी। अब मेरे दोनों टर्म्स जो है b वाले और f वाले वो सेपरेट हो चुके हैं और मैं उसको कॉमन भी निकाल सकता हूँ। तो ये f वाला टर्म मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो हो जाएगा xf माइनस एक्स डी एंड b वाला अगर कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स डी, राइट। अब मुझे इजीली मतलब b बाय f की वैल्यू मिल सकती है। सो लेट्स सी b बाय f की वैल्यू क्या हो रही है, ये हो जाएगा b बाय f दैट इज इक्वल टू, ये मेरा न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा xf माइनस एक्स डी, और ये मेरा जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि मैं b के नीचे f ले रहा हूं तो ये वाला टर्म पूरा इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स डी। तो भाई यहां तक तो हमारा, अगर तीन पार्ट को पूरे डेरिवेशन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है तो यहां तक मेरा पार्ट 1 खत्म हो रहा है। तो मैं b बाय एफ की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमें पीछे इजीली याद रहे, एक्सएफ माइनस एक्स डी डिवाइड बाय एक्स डी माइनस एक्स डी, राइट। तो ये मेरे पार्ट 1 में जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट की मैंने वो मिली। अब सेम चीज हमें रिपीट करनी है, लेकिन अब b बाय एफ के बदले हमें फाइंड आउट करना है ये वाला टर्म दैट इज d बाय एफ। तो प्रोसीजर सेम है, लेट्स सी कैसे उसको फाइंड आउट करना है और सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करनी है। बस यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वाले में d को फाइंड आउट किया था फ्रॉम इक्वेशन 1, उसके बदले हमें अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है b के लिए। तो अगर मैं b फाइंड आउट कर रहा हूँ तो ये b इस तरफ आ जाएगा, सॉरी d मेरा टर्म है वो इस तरफ आ जाएगा, तो मेरा इक्वेशन बनेगा f माइनस डी, राइट। और यही सेम चीज मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। सो लेट्स सी क्या इक्वेशन बनता है, f x f एज इट इज, d x d एज इट इज, लेकिन b के बदले हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं f माइनस डी, राइट। तो अब अपने देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे f वाला टर्म आ जाएगा और d वाला, मतलब दो ही टर्म्स आ सकता है। तो इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा d बाय f। सो लेट्स सी
अगेन मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ये f इंटू एक्स बी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो f इंटू एक्स डी, और राइट हैंड साइड पे डी एक्स डी माइनस डी इंटू एक्स डी। दोनों टर्म सेपरेट है, मैं कॉमन ले रहा हूँ f को, तो f इंटू एक्स एफ माइनस एक्स डी दैट इज इक्वल टू डी इंटू एक्स डी माइनस एक्स डी। और अगेन सिंपल मैं डी बाई एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो इजी है, ये डी बाई एफ मैंने कर लिया, न्यूमरेटर एज इट इज एक्स एफ माइनस एक्स डी एंड डिनोमिनेटर में एक्स डी माइनस एक्स डी, राइट। तो ये मेरी जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू मुझे मिल गई एक्स एफ डी बाई एफ के लिए। सो अगेन मैं ये वैल्यू भी लिख लेता हूँ कि एक्स एफ माइनस एक्स डी माइनस एक्स डी एंड एक्स डी माइनस एक्स डी। तो अब मेरे पास डी बाई एफ और डी बाई एफ की वैल्यू मिल गई है, मतलब कि मेरा सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे एंड हो रहा है। अब ये जो पूरा सेकेंड पार्ट हमने देखा, ये पूरे पार्ट में हमने कहीं भी इफेक्टिवनेस का जिक्र तक नहीं किया है, राइट। सो कैसे इफेक्टिवनेस काम आएगी, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको, तो ये अब देखते हैं थर्ड पार्ट में। सो इफेक्टिवनेस क्या चीज है, सबसे पहले इफेक्टिवनेस हमें जानना जरूरी है कि मेरा कोई मटेरियल ए है, राइट। तो मेरा मटेरियल ए कितना सेपरेट हो रहा है, तो ओवरफ्लो में, पर्टिकुलरली ओवरफ्लो में मैं अभी बात कर रहा हूं मेरे एक पर्टिकुलर मटेरियल की जो कि ओवरफ्लो में कितना परसेंट सेपरेट हो रहा है, तो वो मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी ओवरफ्लो की। तो एक ये एफिशिएंसी हुई ओवरफ्लो की। सेम चीज मैं बात कर रहा हूं कि मेरा जो दूसरा मटेरियल है जो कि स्पेसिफिकली मुझे अंडर साइज में मिल रहा है, राइट। तो मेरा ये मटेरियल मतलब कि वो अंडर साइज में, अंडर फ्लो में कितना मिलेगा उसकी एफिशिएंसी, तो ये आ जाएगी ई अंडर फ्लो, ई अंडर फ्लो। और एक तीसरी एफिशिएंसी होती है जो कि ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, हमें दो मिल गई, तो दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगी। सो लेट्स सी, सबसे पहले ओवरफ्लो की बात करते हैं। तो ओवरफ्लो के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है कि डी बाई एफ, क्योंकि कैपिटल डी ओवरफ्लो के लिए और एफ फीड के लिए। सो सबसे पहले हमने डी बाई एफ तो लिख लिया, लेकिन सिर्फ डी बाई एफ लिखने से तो हमें सिर्फ फ्लो रेट का पता चलता है, राइट, क्योंकि कैपिटल डी भी ओवरफ्लो में फ्लो रेट है और एफ भी फ्लो रेट है। लेकिन मुझे एफिशिएंसी चाहिए किसी एक मटेरियल की, तो मटेरियल के लिए ओवरफ्लो में जो डोमिनेटिंग मटेरियल है वो रहेगा मेरा ओवरसाइज। तो इसीलिए मटेरियल ए की बात करेंगे ओवरफ्लो में। तो ओवरफ्लो में अगर मैं मास फ्रैक्शन कंसीडर कर रहा हूं मेरे मटेरियल ए का, तो ओवरफ्लो का एक्स डी होगा और फीड का एक्स एफ होगा। तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, मतलब कि डी इंटू एक्स डी और एफ इंटू एक्स एफ। तो ये मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ओवरफ्लो एफिशिएंसी या फिर ओवरफ्लो इफेक्टिवनेस के लिए हो जाएगा। सेम चीज मैं अंडरफ्लो की बात कर रहा हूं, तो अंडरफ्लो के लिए बाकी का ये बी बाई एफ वाला इक्वेशन है वो आ जाएगा, तो ये मैंने बी बाई एफ लिख लिया। और सेम चीज मुझे अंडरफ्लो में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अंडरफ्लो में क्या डोमिनेट करेगा, अंडरफ्लो में डोमिनेट करेगी अंडर साइज। और अंडर साइज के लिए हमें पता है कि अंडर साइज, अगर बी की बात कर रहा हूं, मतलब अंडरफ्लो में अंडर साइज का जो मास फ्रैक्शन होगा दैट विल बी 1 माइनस एक्स बी। सो मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और फीड की बात कर रहा हूँ तो फीड में बी का हो जाएगा 1 माइनस एक्स है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी ई ओवरफ्लो इनटू ई अंडरफ्लो, ई अंडरफ्लो। और सिंपल चीज हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस डी इंटू एक्स डी इंटू कैपिटल बी 1 माइनस एक्स बी, और डिनोमिनेटर में ये एफ और ये एफ कॉमन है, तो मैं इसको एफ स्क्वायर लिख लेता हूं, एक्स एफ इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये मेरा जो फाइनल इक्वेशन आएगा दैट विल बी ओवरऑल एफिशिएंसी या फिर ओवरऑल स्क्रीन इफेक्टिवनेस, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं स्क्रीन इफेक्टिवनेस के बारे में, तो आपको यहां तक इक्वेशन डिराइव करना है। और अगर न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आपको 3 टाइप की एफिशिएंसी पूछी जा सकती है, 3 टाइप की इफेक्टिवनेस पूछी जा सकती है कि एक ओवरफ्लो की इफेक्टिवनेस कितनी है, अंडरफ्लो की इफेक्टिवनेस कितनी है और ओवरऑल इफेक्टिवनेस कितनी है। अब जब बात करते हैं तो जनरली हम एफिशिएंसी परसेंटेज के थ्रू बात करते हैं। तो आपका ये जो आंसर आता है उसके मल्टीप्लिकेशन में आपको 100 कर लेना है, राइट। तो अगर जैसे ही आप 100 करते हो तो आपको परसेंटेज में आंसर मिलेगा, मतलब कि आप ये चीज बता सकते हो कि मेरी जो स्क्रीन है वो इतना % एफिशिएंट है या फिर इतना % शार्प सेपरेशन कर सकती है। तो ये तो हमने उसका फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। अब आगे के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये फॉर्मूला का यूज क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एक सॉल्व न्यूमेरिकल और उसको कैसे सॉल्व करना है इजीली, वो चीजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले, और हमारी चैनल कैमो टॉक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।